एक इंटरेस्टिंग प्रॉब्लम से शुरू करते हैं। इंडिया एआई में इन्वेस्ट करना चाहता है $1 बिलियन स्केल पर। सॉवरेन एआई मतलब इंडिया का अपना एआई इंफ्रास्ट्रक्चर अमेरिकन क्लाउड्स पर डिपेंड किए बिना। आईआईटीज, ट्रिपल आईटीज, गवर्नमेंट रिसर्च लैब्स, डिफेंस, इन सबको एआई कंप्यूट चाहिए। लेकिन एनवीडिया के शेयर्स खरीदना इंडियन रिटेल इन्वेस्टर्स के लिए डायरेक्टली इजी नहीं है। अमेरिकन स्टॉक्स में एलआरएस लिमिट्स हैं, टैक्स कॉम्प्लिकेशंस हैं और करेंसी रिस्क है। तो इंडिया लिस्टेड एआई इंफ्रास्ट्रक्चर प्ले कहाँ है? मार्केट का आंसर अभी एक नाम है, नेटवेब टेक्नोलॉजीज। Q4 फाइनेंशियल ईयर 26 रिजल्ट्स कुछ दिन पहले ही आए हैं। स्टॉक रिजल्ट्स के दिन 7.5% गिर गया डिस्पाइट 90% एनुअल रेवेन्यू ग्रोथ। ये पैराडॉक्स समझने के लायक है। आज हम एग्जैक्टली यही समझेंगे। रिजल्ट्स की पूरी पिक्चर, फाइनेंशियल ईयर 27 गाइडेंस, वैल्यूएशन का ऑनेस्ट एनालिसिस और इस स्टॉक को कैसे अप्रोच किया जाए। अब बात करते हैं पहले हाउ एआई हार्डवेयर एक्चुअली वर्क्स। जीपीयू से सुपर कंप्यूटर तक नेटवेब कहाँ पर ऑपरेट करता है? एआई के बारे में बहुत बात होती है, लेकिन हार्डवेयर स्टैक रेयरली क्लियरली एक्सप्लेन होता है। ये समझना जरूरी है। सबसे पहले है चिप लेवल। एनवीडिया का जीपीयू जैसे कि ब्लैकवेल आर्किटेक्चर वाला GB200 चिप अभी सबसे एडवांस्ड है। ये चिप एनवीडिया डिजाइन करता है और ताइवान की कंपनी TSMC इसे मैन्युफैक्चर करती है। नेटवेब ये चिप्स नहीं बनाता। दूसरा लेवल है सर्वर लेवल। मल्टीपल जीपीयूज एक सर्वर बोर्ड पर माउंट किए जाते हैं, उनकी अप्रोप्रिएट कूलिंग सिस्टम्स लगाई जाती हैं, मेमोरी को कनेक्ट किया जाता है और इन सबको आपस में इंटरकनेक्ट किया जाता है। ये सर्वर डिजाइन और इन्हें मैन्युफैक्चर करना, यहाँ नेटवेब का काम शुरू होता है। उनका टायरॉन ब्रांड सर्वर लाइन इस लेवल पर ऑपरेट करता है। तीसरा लेवल है रैक लेवल। मल्टीपल सर्वर्स एक रैक में ऑर्गेनाइज होते हैं, लिक्विड कूलिंग सिस्टम्स के साथ और पावर डिस्ट्रीब्यूशन के साथ। नेटवेब कंप्लीट रैक्स डिजाइन और डिलीवर करता है। फोर्थ लेवल आता है सिस्टम लेवल, जहाँ पे एक पूरा सुपर कंप्यूटर या एआई क्लस्टर बनाया जाता है। मल्टीपल रैक्स को एक साथ नेटवर्क करना और उनको सॉफ्टवेयर स्टैक के साथ जोड़ना। नेटवेब यहाँ फुल टर्न की सोल्यूशन प्रोवाइड करता है। गवर्नमेंट एजेंसी हो या रिसर्च लैब, इन सबको एक कंप्लीट वर्किंग एआई सिस्टम चाहिए होता है। नेटवेब वो देता है। अब क्वेश्चन है, क्यों इंडिया खुद का एआई इंफ्रास्ट्रक्चर चाहता है, जिसे हम सॉवरेन एआई बोल रहे हैं? देखिए, सॉवरेन एआई एक पॉलिसी कॉन्सेप्ट है जिसमें एक देश अपनी एआई कंप्यूटिंग कैपेसिटी खुद ओन करता है। अमेरिकन हाइपरस्केलर्स जैसे अमेजॉन, गूगल क्लाउड, इन सब पर डिपेंड करना नहीं है हमें। रीजंस: डेटा सॉवरेनिटी, सेंसिटिव गवर्नमेंट और डिफेंस डेटा फॉरेन सर्वर्स पर नहीं रखने चाहिए। स्ट्रेटेजिक इंडिपेंडेंस होनी चाहिए, मतलब सैंक्शंस या जियो पॉलिटिकल इवेंट्स में कोई काम बंद नहीं होना चाहिए। और नेशनल कैपेबिलिटी बिल्ड होनी चाहिए। इंडिया ने क्लियरली सॉवरेन एआई पॉलिसी अडॉप्ट की है। गवर्नमेंट रिसर्च लैब्स, आईआईटीज, डीआरडीओ, ये सब डोमेस्टिक एआई इंफ्रास्ट्रक्चर क्लाइंट्स हैं और नेटवेब डायरेक्टली इस गवर्नमेंट मैंडेट से बेनिफिट करता है। अब बात करते हैं नेटवेब के बिजनेस की, जो कि 5 सेगमेंट्स में डिवाइडेड है। नेटवेब का पोर्टफोलियो 5 सेगमेंट्स में डिवाइडेड है और ये सब हाई एंड कंप्यूटिंग के अलग अलग एप्लीकेशंस हैं। पहला सेगमेंट आता है एआई सिस्टम्स। ये फास्टेस्ट ग्रोइंग और लार्जेस्ट सेगमेंट है नेटवेब का। एआई ट्रेनिंग एंड इन्फ्रेंस सर्वर्स, लिक्विड कूल्ड जीपीयू क्लस्टर्स, एनवीडिया ब्लैकवेल बेस्ड सिस्टम्स, ये सब नेटवेब बना रहा है। 459.6% ईयर ऑन ईयर ग्रोथ हुई है, from 15% ऑफ रेवेन्यू इन फाइनेंशियल ईयर 25 टू 44 इन फाइनेंशियल ईयर 20। 7,000 प्लस एआई सिस्टम इंस्टॉलेशंस ऑलरेडी ये कर चुका है। इसका दूसरा सेगमेंट आता है HPC, हाई परफॉर्मेंस कंप्यूटिंग, साइंटिफिक कंप्यूटिंग, सिमुलेशंस, रिसर्च एप्लीकेशंस, इन सब के लिए जो कंप्यूटर्स होते हैं उन्हें हम बोलते हैं सुपर कंप्यूटर्स। और नेटवेब ऑलरेडी 600 प्लस सुपर कंप्यूटर सिस्टम्स इंस्टॉल कर चुका है। ये इसका एक ट्रेडिशनल सेगमेंट है, ट्रेडिशनल स्ट्रेंथ ऑफ नेटवेब बिफोर एआई बूम। थर्ड सेगमेंट है प्राइवेट क्लाउड एंड HCI, मतलब हाइपर कन्वर्ज्ड इंफ्रास्ट्रक्चर फॉर एंटरप्राइज क्लाइंट्स। प्राइवेट क्लाउड डिप्लॉयमेंट्स फॉर कंपनीज वांटिंग ऑन प्रेमाइज एआई एंड कंप्यूट। फोर्थ आता है डेटा सेंटर सर्वर्स, स्टैंडर्ड सर्वर प्रोडक्ट्स फॉर डेटा सेंटर्स। अब ये डेटा सेंटर्स नहीं बना रहा है, लेकिन उनमें लगने वाले जो सर्वर प्रोडक्ट्स होते हैं वो नेटवेब बना रहा है। And this is the growing segment as India's data center capacity is expanding. Last segment is HPS, high performance storage systems for data intensive workloads. AI training data sets, research archives, इन सबको high storage चाहिए होती है, तो वो systems भी नेटवेब बना रहा है। ठीक है, तो रियल मोड क्या है? डीप कस्टमर रिलेशनशिप्स प्लस एनवीडिया पार्टनरशिप। नेटवेब का प्राइमरी मोड दो चीजें हैं। पहला, डीप गवर्नमेंट एंड रिसर्च इंस्टीट्यूशन रिलेशनशिप्स।
जैसे कि DRDOs, IITs, ट्रिपल IITs, नेशनल सुपर कंप्यूटिंग मिशन, BFSI सेक्टर, ये सब नेटवेब के इस्टेब्लिश्ड क्लाइंट्स हैं। इन रिलेशनशिप्स को बिल्ड करने में ईयर्स लगते हैं। टेंडर प्रोसेस में ट्रैक रिकॉर्ड क्रिटिकल होता है। दूसरा मोड जो है वो है एनवीडिया के साथ पार्टनरशिप। एनवीडिया अपने ब्लैकवेल आर्किटेक्चर के लिए लिमिटेड ट्रस्टेड पार्टनर्स चूज करता है ग्लोबली। नेटवेब के पास एनवीडिया GB200 बेस्ड सिस्टम्स सर्टिफाइड और डिप्लॉयबल हैं इंडिया में। ये क्वालिफिकेशन एक मीनिंगफुल बैरियर बन जाती है कॉम्पिटिटर्स के लिए। हर कॉम्पिटिटर यहाँ तक नहीं पहुंच सकता इजीली। ठीक है, अब बात करते हैं फाइनेंशियल ईयर 26 रिजल्ट्स की। रियल पिक्चर क्या है? देखिए, दो पर्सपेक्टिव हैं, दोनों हम डिस्कस करेंगे। पहला है ईयर ऑन ईयर व्यू। नंबर्स आर जेन्युइनली स्ट्रॉन्ग। फुल ईयर फाइनेंशियल ईयर 26 नंबर्स पहले क्लियरली एक्नॉलेज करते हैं क्योंकि ये जेन्युइनली इंप्रेसिव है। रेवेन्यू 2183 करोड़, 90% ईयर ऑन ईयर ग्रोथ हुई है। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स 205 करोड़, 80.9% ईयर ऑन ईयर ग्रोथ हुई है। और अगर पैट मार्जिन की बात करें तो वो भी 9.3% बढ़ा है। एआई सिस्टम सेगमेंट 459.6% ईयर ऑन ईयर ग्रोथ हुई है। रेवेन्यू शेयर 15% से बढ़कर 43.4% तक आया। एबिटा 290 करोड़ यानी कि 82.4% ग्रोथ। तो नेट कैश पॉजिटिव है, डेट फ्री कंपनी है। फाइनल डिविडेंड इन्होंने 3 रुपीज दिया था पर शेयर। तो ये सब नंबर मिला के एक जेन्युइनली हाई एग्जीक्यूशन कंपनी बिल्ड करते हैं। मार्जिन स्टेबल रखे हुए हैं कंपनी ने 90% रेवेन्यू ग्रोथ पे। ये इजी नहीं है किसी हार्डवेयर बेस्ड कंपनी में, सो एप्रिसिएशन यहाँ पर बनती है। ठीक है, सो ईयर ऑन ईयर कंपैरिजन तो एक्यूरेट है, लेकिन मार्केट Q4 को Q3 से कंपेयर करता है, ये हमारा सेकंड व्यू है। यहाँ पर पिक्चर थोड़ी डिफरेंट हो जाती है। Q4 रेवेन्यू 773 करोड़ वर्सेस Q3 रेवेन्यू जो था वो 800 करोड़ था। तो इसमें ऑलमोस्ट 3.9% का डिक्लाइन आ गया। प्रॉफिट भी कम हो गया। इस क्वार्टर में 70.6 करोड़, लास्ट क्वार्टर Q3 में था 73.3 करोड़। तो इसमें भी 3.7% का डिक्लाइन आया। रीजन क्या है? देखिए, Q3 में लार्ज स्ट्रेटेजिक एआई गवर्नमेंट ऑर्डर एग्जीक्यूट हुआ था और वो फ्रंट लोडेड था, लगभग 450 करोड़ का ऑर्डर था। Q4 में वो बेस इफेक्ट क्रिएट कर गया। अब स्टॉक रिजल्ट्स के दिन 7.5% गिरा, एग्जैक्टली इस एक्सपेक्टेशन वर्सेस डिलीवरी गैप की वजह से। इसलिए ईयर ऑन ईयर एंड क्वार्टर ऑन क्वार्टर दोनों पढ़ना जरूरी है। यहाँ पे ऑर्डर बुक की बात करें तो टोटल ऑर्डर बुक 2400 करोड़ का है और इसमें 3 कंपोनेंट्स आ जाते हैं। पहला है ऑर्गेनिक ऑर्डर्स जो 472 करोड़, स्ट्रेटेजिक लार्ज डील ऑर्डर्स जो कि है 1625 करोड़, प्लस L1 पोजीशन जो है 328 करोड़। यहाँ पे L1 पोजीशन समझना जरूरी है। L1 मतलब कंपनी ने गवर्नमेंट टेंडर में लोवेस्ट बिड दिया और टेक्निकली क्वालिफाई किया है, लेकिन अभी फॉर्मल कॉन्ट्रैक्ट साइन नहीं हुआ है, तो ये एक प्रोबेबल ऑर्डर्स हैं, कंफर्मेशन नहीं आई है। एक क्रिटिकल फैक्ट चेक है जो हमें पता होना चाहिए। मैनेजमेंट ने Q4 अर्निंग्स कॉल में क्लियरली बोला था कि फाइनेंशियल ईयर 27 रेवेन्यू ग्रोथ गाइडेंस 30 to 35% होगी ईयर ऑन ईयर। ये फाइनेंशियल ईयर 26 के 90% ग्रोथ से सिग्निफिकेंट डी एक्सलरेशन है। मैथमेटिकली बात करें तो इस फॉरवर्ड अर्निंग्स पर करंटली PE 111 टाइम्स फॉर है और फॉरवर्ड PE अप्रोक्सीमेटली 75 to 80 टाइम्स बनता है। बेटर देन ट्रेलिंग लेकिन स्टिल एक्सपेंसिव फॉर 30 to 35% ईयर ऑन ईयर ग्रोथ। और यहाँ से अगर आप पैग रेशियो देखें तो वो 3.2 to 3.7 टाइम्स निकल के आती है, जो कि ज्यादा है, आइडली बिलो 1 होना चाहिए। तो यहाँ पे वैल्यूएशन का कॉन्टेक्स्ट समझना इंपॉर्टेंट है। Now let's discuss the technical analysis. We have seen a pullback after a big run. Technical picture clearly layered है. Long-term structure fiercely bullish. स्टॉक ने 52 वीक लो जो कि 1600 के आसपास था से ऑल टाइम हाई 4500 के लेवल तक रन किया, 172% गेन। ये एक्सेप्शनल मोमेंटम था। 200 डे EMA 3000 पर अभी भी बहुत नीचे है, मतलब लॉन्ग टर्म स्ट्रक्चर कंप्लीटली इंटैक्ट है, लेकिन शॉर्ट टर्म में कूलिंग ऑफ दिख रही है। स्टॉक 10 डे EMA के नीचे आ गया है। RSI 71 पर है, विच इज टेक्निकली ओवरबॉट टेरिटरी। तो ये एक हेल्दी डाइजेशन है आफ्टर ए बुल रन। अभी ट्रेंड रिवर्सल नहीं हुआ है। सपोर्ट की बात करेंगे तो पहला सपोर्ट जो आपको दिख रहा है वो 3600 के आसपास है, जो कि 50 डे EMA है। ये स्विंग ट्रेडर्स के लिए क्रिटिकल लाइन है। यहाँ पर अगर सपोर्ट मिला तो मीनिंगफुल बाउंस एक्सपेक्टेड है। यहाँ से नीचे गिरा तो दूसरा सपोर्ट है 3000 के आसपास, जो कि 200 डे EMA है। यहाँ पर लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स के लिए एक अपॉर्चुनिटी जोन बनता है। रेजिस्टेंस देखें तो अगर ये ऊपर रन करता है तो सबसे पहला इमीडिएट हर्डल आएगा 4150 के पास, जहाँ पे 10 डे EMA रिकवरी होगी। और दूसरा रेजिस्टेंस ऑब्वियसली ऑल टाइम हाई जो था इसका 4492 पे आएगा।
उसको क्रॉस किया तो एक न्यू टेरिटरी की तरफ ये बढ़ेगा। इन्वेस्टमेंट अप्रोच क्या रहनी चाहिए? 3 टाइम हॉरिजॉन्स, स्विंग ट्रेड 1 to 4 वीक्स, शॉर्ट टर्म 3 to 6 मंथ्स और लॉन्ग टर्म 2 to 5 ईयर्स। इन सब में क्या आपकी इन्वेस्टमेंट अप्रोच रहनी चाहिए वो हम देखते हैं। ये एक हाई वोलेटिलिटी और हाई वैल्यूएशन स्टॉक है, सो यहाँ पर पोजीशन साइजिंग और एंट्री डिसिप्लिन क्रिटिकल है। देखिए, स्विंग ट्रेड की बात करें तो स्ट्रेटेजी ये है कि ये फॉलिंग नाइफ पिक करने की कोशिश मत करो। अभी RSI 71 है जो कि स्टिल एलिवेटेड है। वेट करिए 50 DMA 3643 जो है उसका एक मीनिंगफुल टेस्ट और फिर एक क्लियर ग्रीन रिवर्सल कैंडल। तो मतलब एंट्री जोन होना चाहिए आपका 3650 टू 3750 के बीच में, जो कि 50 DMA के पास है। उस टाइम अगर आप एंटर करते हैं तो टारगेट होगा 4200 और स्टॉप लॉस आप फिक्स करेंगे 3550 पर। एक्सपेक्टेड रिटर्न इस अप्रोच के थ्रू 12 से 15% मिल जाएगी। हाई लेवल रिस्क है। वाई? बिकॉज दिस इज ए हाई बीटा हाई पीई स्टॉक, सो स्टॉप लॉस जरूर लगाइए। कॉन्फिडेंस स्कोर आई विल गिव 5 आउट ऑफ 10। ये एक कंडीशनल सेटअप है, ग्रांटेड नहीं है। एंट्री ट्रिगर डिपेंड करता है स्टॉक के 50 DMA तक एक्चुअली आता है या नहीं आता। शॉर्ट टर्म पोजिशनल अगर बात करें तो 3 to 6 मंथ्स के लिए थीसिस क्या है? देखिए 2400 करोड़ फर्म ऑर्डर बुक है जो कि H1 फाइनेंशियल ईयर 27 रेवेन्यू विजिबिलिटी देता है। मैनेजमेंट ने खुद बोला है कि हम 30 से 35% ग्रोथ एक्सपेक्ट करेंगे फाइनेंशियल ईयर 27 में, और अगर एग्जीक्यूशन स्ट्रांग रहा तो स्टॉक जो है वो फिर से ऑल टाइम हाई टेस्ट कर सकता है जो कि था 4400 3 से 6 महीने में। तो टारगेट मान के चलिए 4600 के आसपास है। एलोकेशन 2 से 4% ही लगाइएगा अपने पोर्टफोलियो के मैक्सिमम का। क्यों? अगेन हाई वॉलेटिलिटी स्टॉक्स जो है उसमें साइजिंग कम होनी चाहिए। एग्जिट क्या होना चाहिए? 3400 अगर ब्रेक हो जाता है तो 50 DMA क्लियरली ब्रोकन हो जाएगा तो उस पर मोमेंटम रिवर्स हो जाएगा, इसलिए यहाँ पे आपको एग्जिट करना है अगर ऐसा हुआ तो। क्यों होगा ऐसा? देखिए, अगर कोई ऑर्डर डिले हो गए, मार्जिन में डिसअपॉइंटमेंट आई, अर्निंग्स मिस हो गए तो 111 PE पे ये सीवियरली पनिश होगा, इसलिए क्वार्टरली रिजल्ट्स को केयरफुली मॉनिटर करिए। अब लॉन्ग टर्म की अगर हम बात करें 2 से 5 साल के टाइम हॉरिजॉन पर, तो what is the core thesis? If India's sovereign AI mission execute over 5+ years, NetWeb is uniquely positioned as the domestic system integrator with established government relationships, NVIDIA certification and proven delivery track record. इसका रेवेन्यू बेस अच्छा है, 2183 करोड़, कंपाउंडिंग एट 25 to 30% ओवर 5 years। मीनिंगफुल वेल्थ क्रिएशन बन सकती है। अप्रोच क्या रहनी चाहिए? बाय ऑन डीप फेयर, जहां पे मार्केट 15 से 20% करेक्ट हो और ये स्टॉक 3000 से 3200 के आसपास आए, आप इसको एक्यूमुलेट करिए स्ट्रांगली। लमसम मत करिएगा, पीई बहुत ज्यादा है 111। और ध्यान रखिए ये अग्रेसिव ग्रोथ इन्वेस्टर्स के लिए ही है। दिस स्टॉक मूव 6 to 7% पर वीक ऑन एवरेज, सो कंजर्वेटिव इन्वेस्टर जो हैं वो दूर ही रहें। एक्सपेक्टेड रिटर्न्स 15 to 20% कैगर पर मिलेगी 3 से 5 साल में if AI infrastructure build out continues, but this requires patience। 20 से 30% के जब drawdowns आएंगे then you will have to keep the patience, और इतनी steep corrections पे you will have to accumulate। So what kind of stock is this? Is a pure AI infra play and it is at expensive price. I will categorize it as a sovereign AI infrastructure compounder. Why? Because there are 3 reasons to be genuinely exciting about it। फर्स्ट वन इज इंडियाज ओनली लिस्टेड AI इंफ्रा प्योर प्ले। कोई और कंपनी नहीं है इंडिया में लिस्टेड जो प्योरली AI के ऊपर खेल रही हो, और वो भी इंफ्रास्ट्रक्चर हार्डवेयर पे। सॉवरेन AI पॉलिसी का ये नंबर 1 प्लेयर है। वाई? बिकॉज इट हैज ए मल्टी ईयर डिमांड सर्टेनिटी। सेकेंड, एनवीडिया इकोसिस्टम, जो एनवीडिया के साथ इसकी पार्टनरशिप है, जो इसको रियल सर्टिफिकेशन मिली हैं एनवीडिया से, ये कोई मार्केटिंग टैग नहीं है। GB200 ब्लैकवेल जो आर्किटेक्चर है उससे ये सर्टिफाइड है, इसके इंजीनियर्स एनवीडिया से ट्रेंड है, को इंजीनियरिंग दोनों कंपनीज में हो रही है। पाइपलाइन फ्रॉम एनवीडिया सेल्स टीम, दिस इज अ रियल मोड। एंड थर्ड पॉइंट इज प्रूवन एग्जीक्यूशन एट स्केल। 90% रेवेन्यू ग्रोथ जो मेंटेन करी है इसने विद स्टेबल मार्जिन, कोई मजाक नहीं है, इट इज ए true game change। 600 plus supercomputers are already installed, 7000 plus AI systems are already installed। Government trust has built in this company over years. So who should own this stock? I would say those who are aggressive growth investors, जो growth investment करते हैं aggressively, they should own this stock। 2 से 4% अपना पोर्टफोलियो का इसमें डालिए, लमसम मत लीजिए, वैल्यूएशन बहुत हाई है। वेट करिए, जहां जहां करेक्शन आए 10, 15, 20% वहां वहां SIP करते रहिए। सेकंड, जिनको इंडिया के AI इंफ्रास्ट्रक्चर पर भरोसा है वो इस स्टॉक में प्ले कर सकते हैं, क्योंकि दिस इज द ओनली इंडिया लिस्टेड AI हार्डवेयर कंपनी। वैल्यू और कंजर्वेटिव इन्वेस्टर्स जो हैं
कृपया इससे दूर रहें, इसकी तरफ देखिए भी मत। PE 111 वेरी मच एक्सपेंसिव। पैग रेशियो 3 की रेंज में है, तो जीरो मार्जिन ऑफ सेफ्टी मिलती है आपको, मत घुसिए। और लमसम इन्वेस्टर्स जो हैं वो भी मत घुसिए, जो सिर्फ इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं। ओनली दे शुड लुक एट दिस स्टॉक। देखिए, नेटवेब जो है एक जेन्युइनली एक्साइटिंग कंपनी है और जेन्युइनली एक्साइटिंग स्पेस में काम कर रही है। बिजनेस एग्जीक्यूशन इसका रियल है, एनवीडिया के साथ पार्टनरशिप भी रियल है, सॉवरेन एआई का इसे टेलविंड मिला हुआ है, लेकिन ये सब एक जेन्युइनली एक्सपेंसिव वैल्यूएशन पर आ रहा है। 111 का पीई, और वो भी फॉरवर्ड ग्रोथ जो है वो 30 to 35% एक्सपेक्टेशन पर मैच नहीं करता है। सेंसिबल अप्रोच, वॉच लिस्ट में रखिए, जहां जहां डीप करेक्शन हो एक्यूमुलेटेड एट सिप लेवल, डोंट गो फॉर लमसम। रिस्क की बात कर लेते हैं। पहला रिस्क है पैग रेशियो इज एट 3.4x। दिस इज नॉट एज चीप एज इट साउंड्स। देखिए, पैग जो होता है वो होता है पीई डिवाइडेड बाय अर्निंग्स ग्रोथ रेट। पीई एट प्रेजेंट 111 है और गाइडेड जो ग्रोथ है वो 30 से 35% है फाइनेंशियल ईयर 27 में। अगर आप डिवाइड करेंगे तो 3.4 3.5x के पास आएगा। पैग बिलो 1 को कंसीडर किया जाता है फेयर फॉर ग्रोथ स्टॉक्स। 3.5x मींस इवन ऑन ग्रोथ एडजस्टेड बेसिस स्टॉक इज एक्सपेंसिव। पैग आर्गुमेंट वर्क्स ओनली इफ वी अज्यूम 80% प्लस ग्रोथ इसकी कंटिन्यू रहेगी, लेकिन मैनेजमेंट ने तो ऐसा नहीं बोला, उन्होंने 30 से 35% बोला है। एट 30 to 35% करंट वैल्यूएशन रिक्वायर्स मल्टीपल ईयर्स ऑफ एग्जीक्यूशन परफेक्शन टू जस्टिफाई। दूसरा रिस्क जिसका इम्पैक्ट हाई है वो है कि ग्रोथ की एक्सलरेशन नहीं हो रही, डी एक्सलरेशन हो रही है। मतलब इस साल 90% हुआ और नेक्स्ट ईयर की गाइडेंस है 30 to 35%। थर्ड रिस्क जिसका इम्पैक्ट मीडियम है, दैट इज गवर्नमेंट ऑर्डर कंसंट्रेशन। नेटवेब का लार्ज स्ट्रेटेजिक ऑर्डर बुक प्राइमरीली गवर्नमेंट क्लाइंट्स पे डिपेंड है। करोड़ स्ट्रेटेजिक ऑर्डर्स में से सिग्निफिकेंट पोर्शन नेशनल स्केल गवर्नमेंट प्रोग्राम से है। गवर्नमेंट ऑर्डर्स के साथ आता है पेमेंट साइकिल डिलेज, ऑर्डर मॉडिफिकेशन रिस्क, टेंडर कैंसिलेशन और पॉलिसी चेंजेस के भी डर रहते हैं। हार्डवेयर या सॉफ्टवेयर डिलीवरी में एक सेटबैक गवर्नमेंट के साथ कॉम्प्लेक्स डिस्प्यूट क्रिएट कर सकता है। फोर्थ रिस्क जिसका अगेन इम्पैक्ट मीडियम रहेगा, ग्लोबल चिप सप्लाई चेन डिपेंडेंसी। एनवीडिया जीपीयू शॉर्टेज एक रियल फिनोमिनन है ग्लोबली। डिमांड ज़्यादा है, सप्लाई कम हो रही है। अब नेटवर्क एक सिस्टम इंटीग्रेटर है, अगर एनवीडिया चिप्स टाइमली अवेलेबल नहीं हुए, डिलीवरी कमिटमेंट्स अफेक्टेड हो सकते हैं। ग्लोबली ये सब बेटर हो रहा है, लेकिन जियोपॉलिटिकल रिस्क, यूएस चाइना टेंशन, फिर एक्सपोर्ट कंट्रोल चेंजेस, ये सब रिस्ट्रिक्ट कर सकते हैं चिप अवेलेबिलिटी फॉर इंडियन कंपनीज। So let's summarize everything we have discussed. Bull case versus bear case. What is genuinely excellent with this company? देखिए, ये इंडिया की ओनली लिस्टेड प्योर प्ले एआई इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनी है। 90% फाइनेंशियल ईयर 26 रेवेन्यू ग्रोथ हुई है। एआई सेगमेंट में 459% का ग्रोथ हुआ है और 43.4% का रेवेन्यू शेयर है। एनवीडिया ब्लैकवेल से सर्टिफाइड है ये कंपनी, डेट फ्री है, 83 करोड़ का इसके पास फ्री कैश है, 2400 करोड़ ऑर्डर बुक है, 600 प्लस सुपर कंप्यूटिंग सिस्टम्स ऑलरेडी ये इंस्टॉल कर चुके हैं, 1000 ऑफ एआई सिस्टम्स ये इंस्टॉल कर चुके हैं। गवर्नमेंट सॉवरेन एआई मैंडेट का मतलब है कि इसके पास एश्योर्ड डिमांड पाइपलाइन में है और मैनेजमेंट की गाइडेंस 30 से 35% ग्रोथ भी है। ये सब अच्छी बातें हैं, लेकिन जेन्युइन रिस्क क्या है जो इसको बियर केस बना सकते हैं? देखिए, पीई 111 टाइम है, पैग जो है वो 3.4 टाइम्स है, एक्सपेंसिव है। फाइनेंशियल ईयर 26 रेवेन्यू मिस्ड, एनालिस्ट एस्टिमेट बाय 8%। Q4 क्वार्टर ऑन क्वार्टर रेवेन्यू 3.9% से डिक्लाइन हुआ। ग्रोथ जो है वो नेक्स्ट ईयर डिक्लाइन होगी एज पर मैनेजमेंट गाइडेंस 90% से 30 से 35%। एबिटा मार्जिन भी स्लिप हुआ है। गवर्नमेंट ऑर्डर कंसंट्रेशन रिस्क है, प्रमोटर ने लास्ट क्वार्टर में 4% सेलिंग करी है और स्टॉक इतना वोलेटाइल है कि 6 से 7% पर वीक अप डाउन जा सकता है। तो ऑनेस्ट कंक्लूजन मेरा क्या रहेगा? नेटवेब एक एक्साइटिंग कंपनी है, एक्साइटिंग स्पेस में बिजनेस अच्छा है, एनवीडिया के साथ पार्टनरशिप बहुत बढ़िया है, लेकिन ये सब एक जेन्युइनली एक्सपेंसिव वैल्यूएशन के साथ आ रहा है। 111 पीई एट 30 to 35% फॉरवर्ड ग्रोथ इज नॉट चीप बाय एनी मेट्रिक। इस कॉम्बिनेशन में सेंसिबल अप्रोच है कि आप वॉच लिस्ट में रखिए, डीप करेक्शंस पर एक्यूमुलेट करिए, कभी भी लमसम मत करिए। ये एजुकेशनल एनालिसिस है, फाइनेंशियल एडवाइस नहीं है। अपना रिसर्च करो, सेबी रजिस्टर्ड एडवाइजर से कंसल्ट करो कोई भी पोजीशन लेने से पहले। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।